Jai Narayan student, myself Nidhi Lal. Today I discuss for class 10 civics power sharing chapter 1. Now this topic of cover lecture 13 and 14. हम लोग इस 13 और 14 में इस लेक्चर्स को कवर करेंगे. व्हाट इज़ द पावर शेयरिंग एंड डेमोक्रेसीज, केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका. नाउ स्टार्ट द पावर शेयरिंग. This topic for power sharing. Chapter name भी power sharing. What is power? Power means शक्ति. Sharing means किसी चीज़ को सही तरीके से बांटना. एक जनरल अगर हम बात करें तो घर में भी आप रहते हो, घर में आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके सिस्टर हैं, आपके ब्रदर हैं, सबके पास कहीं ना कहीं पावर है. अगर हम किसी वर्क में आप देखते हो कि अगर भाई में कोई चीज़ टेक्निकल है तो उसको वो जानता है, तो आप उससे पावर लेने की बात करते हो, उससे शेयर करते हो. घर में खाना पीना या कुछ ऐसी चीज़ें बनवाने चाहते हो, किसी से कोई बात करना चाहते हो, तो आप किससे बात करते हो? खाने से रिलेटेड. तो ये सारी बात आप अपनी मदर से करते हो, तो वो क्योंकि आप जानते हो कि उनके पास पावर. अगर प्रॉपर्टी और हाउस से रिलेटेड या कुछ एटसेट्रा कोई भी बात है, तो आप किससे डील करोगे? अपने फादर से. आपको पता है कि किसके पास क्या पावर है और कैसे हमें वो शेयर हो सकती है. तो इसी को कहते हैं पावर की शेयरिंग होना. ये तो हम एक जनरल एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन आज हम एक कंट्री की बात करेंगे, कैसे एक कंट्री में एक पावर को शेयर किया जाता है. नाउ इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड बाय government by the people. Any one organ of government do not own all power. क्या आपको लगता है किसी एक के पास अगर पावर आ जाए तो क्या ये पावर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी? नहीं. इट इज़ ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएट. ये हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी, क्योंकि कोई एक के पास पावर होने पे सही से वर्क नहीं हो पाता है. इसलिए पावर को शेयर करने के लिए 3 ऑर्गन्स की बात की गई है. Power is shared by the 3 organs of the state. First, legislature, that is the lawmaker. इसमें पॉलिटिशियन आएंगे. एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर में IAS IPS आएंगे. एंड जुडिशरी में जो सारे चीज़ों को सही से कंट्रोल करता है वो कौन करता है? जुडिशरी, जिसमें कोर्ट सिस्टम आएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एट्सेट्रा इन डेमोक्रेटिक कंट्री. तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि पावर को किस तरीके से शेयर किया गया था. द नोशन ऑफ पावर शेयरिंग एमर्ज्ड इन अपोजिशंस टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. दिस पावर शेयरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. आपने देखा कि एक डेमोक्रेसी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है पावर का शेयर होना. एवरीबडी हैज़ वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज़. इट नोन एज पावर शेयरिंग. अब हम लोग आ रहे हैं पावर शेयरिंग की डेफिनेशन पे. व्हाट इज़ द पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का. जैसे हमने एक जनरल एग्जांपल आपका लिया, फिर कंट्री का लिया कि पावर को एक हाथ में दे दिया जाए तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो कंसर्न अगर होके काम नहीं कर सकती. इसलिए पावर को एक सही तरीके से डिवाइड किया गया 3 ऑर्गन्स में. पावर इज शेयर्ड बाय द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. लेजिस्लेचर, दैट इज़ द लॉ मेकर. एग्जीक्यूटिव मीन्स डिसीजन मेकर, जिसमें IAS IPS. एंड जुडिशरी, दैट इज़ द, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. तो ये होता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इस तरीके से हम पावर को शेयर करते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं. आज हम लोग बात करेंगे द केस ऑफ स्टडी, द केस स्टडी इन बेल्जियम एंड श्रीलंका. सो अस हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग. अब आप इस स्टोरी में ये देखेंगे कि पावर को किस तरीके से शेयर किया गया है, और जिसने पावर को सही से शेयर किया है, उस डिमांड को समझा है, तो उनके यहाँ उस कंट्री का कितना अच्छा बेनिफिट रहा, और जिसने नहीं समझा तो उस कंट्री का कितना अच्छा लॉस हुआ. तो एक लॉस और एक बेनिफिट आप आज बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से समझेंगे कि पावर को सही तरीके से शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट्स है. आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये 2 स्टोरी है, 2 स्टोरी है बेल्जियम एंड श्रीलंका. किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? कौन सी स्टोरी पढ़ रहे हैं हम लोग? बेल्जियम एंड श्रीलंका. नाउ स्टार्ट. बेल्जियम.
Belgium is a small country in Europe. Belgium is a small country in Europe that has complex ethnic composition also. फर्स्ट है यहाँ पे दिया है कि बॉर्डर विथ फ्रांस एंड नीदरलैंड एंड जर्मनी। बेल्जियम जो है यहाँ पर पॉपुलेशन अराउंड 1 करोड़ है। कितने करोड़ है? 1 करोड़। कैपिटल किसकी है? ये ब्रुसेल की है। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल कौन है? ब्रुसेल। तो आपने देखा कि बेल्जियम बहुत छोटा शहर है और ये कहाँ पर है? एक यूरोप में, स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो आके आप हम लोग पढ़ते हैं इसके इथनिक कंपोजिशन पे। नाउ ये कंपोजिशन दिया हुआ है इतने कि आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा 59% किसकी है? 59% फ्लेमिश रीजन की है और जो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी है। कौन सी मेजॉरिटी है? डच स्पीकिंग की। तो डच स्पीकिंग 59% है। अब आप देख रहे हैं 40% फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है वॉलोनिया रीजन की। क्लियर? 1% जर्मन स्पीकिंग की है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। और जो ब्रुसेल कैपिटल है उस वहाँ में मेजॉरिटी जो है यहाँ पर फ्रेंच की ज़्यादा है 80%, और माइनॉरिटी किसकी है? 20%। 20% स्पीक इन डच लैंग्वेज। तो आपने देखा 80% पीपल स्पीक फ्रेंच ब्रुसेल में और 20% स्पीक डच लैंग्वेज। तो ये बहुत क्लियर हो जाइए कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा डच में स्पीकिंग थी 59% और माइनॉरिटी में कौन थी? फ्रेंच। लेकिन वहाँ पर अपोजिट था, ब्रुसेल में 80% फ्रेंच एंड 20% डच, और बेल्जियम में 1% जर्मन स्पीकिंग। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट। बेल्जियम वही चीज़ सेम रिपीटेड, स्मॉल कंट्री इन यूरोप, 59% मेजॉरिटी है स्पीक डच की, 40% माइनॉरिटी है स्पीक फ्रेंच की, एंड स्पीक जर्मन की माइनॉरिटी है 1%। और सबसे बड़ी मेन बात है कि जो माइनॉरिटी होने के बाद भी वो रिच एंड पावरफुल। द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी दो इन माइनॉरिटी वेयर रिच एंड पावरफुल एंड डच गॉट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन मच लेटर। तो ये आप देखेंगे कि माइनॉरिटी होने के बाद भी और फ्रेंच जो है वो प्रॉफिट में था, मतलब उसको हर पावरफुल और रिच था रिलेटिवली। तो ये आइए टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। ब्रुसेल की बात करें तो ब्रुसेल में ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि 80% स्पीक फ्रेंच है एंड 20% स्पीक डच है। तो डच किस में आ गए? माइनॉरिटी में, और 80% स्पीक है आपका मेजॉरिटी में। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न क्या था जो टेंशन बन रहा था बेल्जियम में? वो ये बन रहा था कि माइनॉरिटी में, मतलब जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल डेट डच कम्युनिटी। तो डच कम्युनिटी वॉज इन मेजॉरिटी इन द होल कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। सबसे प्रॉब्लम ये थी कि मेजॉरिटी तो थी वो कहाँ पे? बेल्जियम में, लेकिन माइनॉरिटी कहाँ की थी? वो डच कैपिटल में। तो देखिए इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच। तो माइनर एंड रिच फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वेयर हेटेड बाय डच स्पीकिंग पीपल। तो दिस हेट्रेड लेड टू क्लैशेस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन 1950 एंड 1960। तो आपने देखा कि रीज़न जो टेंशन का बढ़ रहा था वो यही कि बेल्जियम में क्या हुआ कि डच स्पीकिंग तो सबसे ज़्यादा थे 59% जैसा आप जान रहे हैं, और 40% माइनॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकिंग। बट अपोजिट ब्रुसेल में रिच कौन था? 80% स्पीक फ्रेंच मेजॉरिटी थी और 20% स्पीक डच माइनॉरिटी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये रीज़न, यहाँ पे जो टेंशन बना कि फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड देन डच कम्युनिटी, ओके। एंड सेकेंड थिंग कि डच कम्युनिटी वॉज इन मेजॉरिटी इन द होल कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो डच उतने बेनिफिट में नहीं थे जितना बेनिफिट फ्रेंच को था, और उनको वो जो मतलब जो उनको चीज़ें मिलनी थी वो मिल नहीं पा रही थी, और फ्रेंच कम्युनिटी को सारी चीज़ें मिल रही थी, कल्चर हर चीज़ उनको, रिलीजन सब कुछ उन्हें मिल रहा था। और ये सारी प्रॉब्लम
आगे इशू बन रही थी, लेकिन इसके लिए भी एकोमोडेशन हुआ बेल्जियम में। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हुआ। तो आपने देखा कि बेल्जियम में डच की कम्युनिटी मेजॉरिटी में होने के बाद इन द होल कंट्री, बट माइनॉरिटी में कैपिटल में वो कम थी, उसको लॉस हो रहा था कंपैरिजन टू फ्रेंच। आइए एकोमोडेशन क्या हुआ, इस मॉडल में कुछ चेंज हुआ है। देखिए इन 1970 में एंड 1993 में दे चेंजेस अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन कई बार लाने की कोशिश की गई, लेकिन 4 टाइम्स बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुआ टू मेक एवरीवन लाइव टुगेदर द की फैक्टर। आप देख रहे हैं तो द नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने जो बात की कि डच स्पीकिंग की जो मिनिस्ट्री थे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि वी कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, कोई एक डिसीजन नहीं लेगा, नो सिंगल कम्युनिटी डिसीजन। जो डिसीजन होगा वो बोथ डिसीजन करेगा, जो भी होगा वो इक्वल लॉ बनेगा, हर चीज़ इक्वलिटी की वहाँ बात की गई। डच स्पीकिंग जो मिनिस्ट्री थे उन्होंने जो भी डिसीजन मतलब लिया वो आपस में इक्वल की बात की गई है, तो इक्वल डिसीजन की यहाँ पर डिस्कस किया गया। अब अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा जो प्रिस्क्राइब हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द नंबर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देख रहे हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के जो भी मिनिस्ट्री थे वो सारे इक्वल बने, और इक्वल लॉ, हर चीज़ इक्वल की बात की गई, कोई एक डिसीजन नहीं लेगा, जो भी होगा वो दोनों करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। इट मीन्स कि जो भी स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड होंगे, सपोर्ट करिए फ्रॉम द बोथ द ग्रुप्स, वन ग्रुप कैन नॉट टेक डिसीजन। सपोज करिए कि एक ग्रुप है जैसे डच है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा बट फ्रेंच कर रहा, लेकिन यहाँ पर जो भी सपोर्ट की, यहाँ पर जो भी बात होगी, जिस टॉपिक पे भी जिस लॉ की बात होगी, लॉ तभी पास होगा जब दोनों सपोर्ट करेंगे, दोनों इक्वल सपोर्ट करेंगे, तभी वो लॉ फाइनल में होगा। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे सेकंड पार्ट में ये डिस्कस किया गया। तो फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया कि दोनों को इक्वल बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो इक्वल होगा। इट मीन्स कि शैल बी इक्वल इन नंबर्स इन सेंट्रल, मतलब दोनों के इक्वल मेंबर्स थे और इक्वल डिसीजन लेंगे। वी कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, कोई एक डिसीजन नहीं लेगा। टुगेदर वी कैन टेक डिसीजन बोथ, वहाँ पर दोनों ही लेंगे और इक्वल वहाँ पर बात इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड थिंग हम लोग ने पढ़ा कि मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब स्पेशल लॉज जो रिक्वायर्ड हुए, सपोर्ट करिए फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, वन ग्रुप कैन नॉट टेक डिसीजन, मतलब कोई एक डिसीजन वहाँ नहीं ले रहा था, वहाँ जो लेंगे या तो मतलब डच और फ्रेंच दोनों सपोर्ट करेंगे तभी वो उस लॉ को पास किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं हम लोग ब्रुसेल की बात करेंगे। ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रुसेल था हैज़ हैड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स, मतलब डच रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, जो फ्रेंच और डच। तो फ्रेंच ने इसलिए ब्रुसेल में मतलब जो ब्रुसेल की कैपिटल में आपने पता ही है कि 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। तो फ्रेंच ने इसलिए रिप्रेजेंट किया, इसलिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात रखी, क्योंकि वहाँ ऊपर में आपने पढ़ा कि डच ने भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, तो इस वजह से ब्रुसेल ने भी इस इक्वल रिप्रेजेंटेशन को माना। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो तीसरी हमारी, देखिए फर्स्ट तो हमारी सेंट्रल स्टेट हुआ, सेकंड सेंट्रल और सेकंड थिंग स्टेट। तो स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेगी स्टेट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए उसे
वर्क दिया गया, वो अपना काम अपने तरीके से करेगी, कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट अभी हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर देखा गया कि फर्स्ट तो सेंट्रल थी, सेकंड आपकी स्टेट हो गई, और थर्ड है आपकी कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ने जो पावर को बताया, मतलब उसके रिलेटेड इश्यूज़ जो रखे गए, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, वो सारी बात को कौन देख रहा था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस तरीके से यहाँ पर एकोमोडेशन हुआ मॉडल में। आप देख रहे हैं बेल्जियम के कितना अच्छा मॉडल हेल्प किया, और इस हेल्प से क्या हुआ? टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई कम्युनिटी में, और इस तरीके से हमारा अकोमोडेशन बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया। तो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अच्छे से चेंजेस लाए गए। नाउ बेल्जियन मॉडल हैव टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज़ व्हेन यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म द यूरोपियन। और सबसे अच्छी बात है कि जो ब्रुसेल में क्या हुआ कि जो HQ था, HQ मीन्स हेडक्वार्टर, HQ मीन्स हेडक्वार्टर, HQ ऑफ EU मीन्स यूरोपियन यूनियन, तो हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन बना कहाँ पर? ब्रुसेल में। तो व्हेन द यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म, यूरोपियन कंट्रीज ने फॉर्म किया यूए को, EU मतलब यूरोपियन यूनियन, एंड ब्रुसेल वॉज चूजन एज इट हेडक्वार्टर, ब्रुसेल को क्या चूज़ किया गया? हेडक्वार्टर। क्लियर? तो आपने देखा कि यूरोपियन कंट्री ने फॉर्म किया है EU मीन्स यूरोपियन यूनियन, एंड ब्रुसेल वॉज चूजन एज इट हेडक्वार्टर। तो आपने इस स्टोरी में देखा कि बेल्जियम, फर्स्ट स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी कि टेंशन भले आ रहे थे, रीजंस उन्होंने देखे कि क्या क्या चीज़ें, तो उस चीज़ को इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए, और कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में, और इस तरीके से इन्होंने अपने पावर को सही तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटिव किया, इक्वल तरीके से उसको बांटा गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं, फिर इसी टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इक्वल डच एंड फ्रेंच मेंबर थे। आपको अभी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे, डच में भी और फ्रेंच में भी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ऊपर वाले में फर्स्ट टॉपिक में कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्ट्रीज एंड शैल बी द इक्वल इन नंबर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो जितने इक्वल डच में होंगे उतने इक्वल फ्रेंच मेंबर। लॉ क्या था? मेजॉरिटी ऑफ बोथ मेंबर्स एग्री, मतलब कि स्पेशल लॉ जो भी लॉ स्पेशल अगर रिक्वायर्ड है, सपोर्ट करिए फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, वन ग्रुप कैन नॉट टेक डिसीजन, एक ग्रुप से वो बात नहीं क्लियर होगी, दोनों को उस लॉ में पास करने के लिए सपोर्ट किए, मतलब दोनों का एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, तभी वो लॉ पास होगा। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। नेक्स्ट आते हैं ब्रुसेल। ब्रुसेल में भी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रुसेल देखा कि ये ब्रुसेल ऑल्सो हैड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द ग्रुप, मतलब वो जो भी अलग अलग कम्युनिटी थी जैसे कि डच रिप्रेजेंटेटिव एंड फ्रेंच, लेकिन दोनों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेटिव किया गया, और उसने भी अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट, मतलब वो सेपरेट गवर्नमेंट थी वहाँ की ब्रुसेल ने, और उसने अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव किया, क्योंकि इक्वल इसलिए किया क्योंकि बेल्जियम में भी इसी चीज़ को डच ने भी उन्हें इक्वल रिप्रेजेंट किया। तो आपने देखा कि पावर को किस तरीके से शेयर किया गया, और 3 कम्युनिटी में यहाँ पे बात हुई थी। 3 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी है? सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में आपने देखा था जो रिलेटेड इश्यूज़ थे आपके, एम्पावरमेंट, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों को कौन देख रहा था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी के जो भी गवर्नमेंट थे, उन्होंने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया वो इक्वल किया, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस लाए, तो इससे इनका क्या हुआ कि यहाँ पर पावर को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ब्रुसेल ने भी इसी तरीके से, ब्रुसेल की जो गवर्नमेंट थी वो सेपरेट गवर्नमेंट थी, और उन्होंने भी जो भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव किया, डच रिप्रेजेंटेटिव और फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज स्टोरी पढ़ते श्रीलंका।
श्रीलंका, मतलब हम लोग